हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम लोग उससे आगे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको स्टैंडर्ड 10th में भी काम आने वाला है। लेकिन याद रखना, जैसे आप लोग क्या मैथ्स में जब पढ़ते हो तो डिवीज़न जब पढ़ते हो तो आपको टेबल से याद होना ज़रूरी है। उसी तरीके से आप लोग को याद रखना है कि जैसा इस स्टैंडर्ड 10th में आप साइंस 2 जब पढ़ने जाओगे, पहले 3 लेसन्स, उसमें से भी स्पेशली लेसन नंबर 2, उसमें आपको ये याद होना चाहिए एज अ बेसिक। ठीक है, सो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, इससे पहले कॉपी डाउन करना है और वैसा का वैसा रट्टा लगा देना है। ठीक है, चीज़ें समझते जाएगी तो रट्टा लगाना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करेंगे आज का वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। तो बेसिकली बच्चों, जो डीएनए है, बचपन से नाम सुना है डीएनए, मतलब डीएनए होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वहाँ से याद करना है आप लोगों को। सो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें सारे जो लेटर्स है स्टार्टिंग के, उसका कॉन्स्ट्रक्शन करके हम लोग को डीएनए बना है। मतलब डीएनए जो वर्ड आया है वो कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये पढ़ना है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो फ्रेडरिक मिजर नाम के साइंटिस्ट थे, और जो सन था, जो पीरियड था, वो था 1869 का। ठीक है, सो ये जो साइंटिस्ट थे वो वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, और वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ाई करते वक्त न्यूक्लियस के अंदर उनको ये एसिड मिला। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एसिड। ठीक है, और ये एसिड जो है ये सबसे पहले उन्हें न्यूक्लियस में फाइंड किया, और न्यूक्लियस में फाइंड होने की वजह से इसका नाम उन्होंने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड रख दिया। इसमें जो न्यूक्लिक वर्ड है वो न्यूक्लियस से आया है, मतलब जो इट इज कॉल्ड, वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, ऐसा उन्होंने बताया। सो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिजर, और पीरियड क्या था 1869 का, और ही वॉज वाइल स्टडिंग द WBC वाइट ब्लड कार्पुसेस, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में वो पढ़ाई कर रहे थे। सो उसमें उनको सबसे पहले ये एसिड के बारे में पता चला कि ये एसिड वहाँ प्रेजेंट होता है। इसे न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोलता है कि बिकॉज इट इज काइंड ऑफ एसिड, और न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस में उनको फाइंड हुआ, इसलिए उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लिक एसिड है। नाउ इट वॉज रिपोर्टेड दैट फर्स्ट दैट डीएनए इज प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस, हेंस नेम गिवन डीएनए। सो ऐसा माना जाता था, यानी उन्होंने ये बताया था कि प्रिलिमिनरी जो टेस्ट थी उसमें पता चला कि वो न्यूक्लियस में ही मिला उनको, इसलिए उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। लेकिन बाद में हर एक सेल के हर एक कंपोनेंट में ये एसिड पाया गया, इसीलिए इसे मास्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और इसका यूज़ ये है कि ये पूरे का पूरा जो बॉडी है, उस बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये उस सेल की, उस बॉडी की फंक्शनिंग को देखता है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी देखता है, और मेन मतलब सेल डिवीज़न को देखता है। रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेल डिवीज़न होता है उसी से तो नया इंडिविजुअल बनता है। तो देखो बच्चों, ग्रोथ भी करा रहा है, पूरी बॉडी का टेकिंग केयर भी कर रहा है, और नए इंडिविजुअल को भी फॉर्म कर रहा है। मतलब एक तरीके से देखें तो ये बॉडी के सारे काम कर रहा है, सारे काम परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल। देखो बच्चों, इट वाज रिपोर्टेड फर्स्ट दैट डीएनए इज प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस, हेंस नेम गिवन डीएनए। ओके, बट लेटर इट वाज प्रूव्ड दैट इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल, हर एक पार्ट ऑफ द सेल में होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। और यही तो प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए अभी जो कोरोना वायरस है या कोई भी वायरस होता है, ये जब बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो अगर मान लो वायरस का डीएनए अलग होता इंसान के डीएनए से, तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। वायरस हमारे बॉडी में चला भी गया तो वो, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ही अलग है, सिस्टम ही अलग है, तो हमारे बॉडी को थोड़ी अफेक्ट करता। बट ऐसा होता नहीं है। सारे ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं उन सब का जो डीएनए होते हैं वो एक जैसे ही पैटर्न का होता है। इस वजह से वो जब इंसान की बॉडी में चला जाता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाता है, वहाँ पे वो इंटरफियर करता है, और जहाँ इंटरफियरेंस हो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, सो याद रखना है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेम टाइप ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस। इट इज़ नोन एज मास्टर मॉलिक्यूल। इसे मास्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल। सो बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ भी देख रहा है, फंक्शन भी कर रहा है, और दूसरा मतलब नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। इस वजह से इसे मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं।
इसका स्ट्रक्चर और इसका आगे जो साइंटिस्ट ने ढूंढा उसके बारे में आगे पढ़ना है। बट डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो बेसिकली यहाँ मैंने बना के दिया है, ये आपके पेज नंबर बुक में दिया हुआ है, ये आपके पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ड्रॉ करना है, ये भी ड्रॉ करना है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सो इतना नोट कर लेना है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द डीएनए हो गया। वैसे का वैसा लर्न करो, फिर इसके स्ट्रक्चर पे आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट लिखने आएगा, और अगर मान लो आपको शॉर्ट नोट नहीं भी लिखने आता है तो भी ये टॉपिक आप लोग को लर्न इसलिए कर लेना है क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगा, चीज़ें अगर फीडेड रही दिमाग में तो, नहीं तो आपको बार बार कॉपी पलट के देखनी पड़ेगी। सो पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नो, याद रखो आप लोग कि जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसका शेप या मॉडल किस तरीके से हो। जब कंसेप्ट रखा गया 1869 में कि डीएनए होते हैं, ओके, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए लगभग 100 साल का पीरियड लग गया। लगभग 90-95 साल का जो पीरियड लगा है, लगभग 100 साल का पीरियड लग गया। क्या फाइंड करने के लिए कि जो डीएनए होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वैटसन एंड क्रिक। तो वैटसन और क्रिक ने ये हमको बताया कि एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे है, और ये स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग मानते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से डीएनए होता है। सो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये डीएनए है। इसमें याद रखना है कि जो साइंटिस्ट हैं जिनने जो डिस्कवरी की 1953 में ये डिस्कवरी उन्होंने की, और ये मॉडल जब उन्होंने बताया तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। और इसमें रखना है कि एक्चुअली डीएनए स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो डीएनए स्ट्रक्चर जो है उसमें दो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि दो ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड्स मतलब फाइबर, धागे, लाइक हम लोग बोलेंगे धागे के जैसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं। दीज टू आर कॉल्ड स्ट्रैंड्स। और ये कैसे होते हैं, लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं और ये स्ट्रेट नहीं होते, ये एक में एक एंटवाइन होते हैं। एंटवाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये इस तरह से एक में, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो है, स्ट्रैंड पैरेलल है, बट एक में एक वो फंसे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, उसको हम लोग एंड टू एंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसी को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बीच में इसको हम लोग रेल्स बोलते हैं। दीज आर द रेल्स ऑफ द, या फिर सेगमेंट्स, और इसी को हम जीन भी बोलते हैं। मतलब जो हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम है वो किस चीज़ से बने होते हैं, तो वो ऐसे ये एक मॉलिक्यूल हुआ, एक मॉलिक्यूल हुआ डीएनए का, ऐसे कईयों मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए को जोड़ कर इस तरह का एक स्ट्रैंड बनता है जो कि क्रोमोसोम फॉर्म करता है। क्रोमोसोम के अंदर हम लोग बोलेंगे डीएनए कैसे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। ये दो स्ट्रैंड को न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके बीच में ऐसे हम लोग बोलेंगे सेगमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग जीन बोलते हैं। और ये किस चीज़ से बने होते हैं, तो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस से बने हुए रहते हैं। और ये नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दिस स्ट्रक्चर वाज सजेस्टेड बाय टू साइंटिस्ट वैटसन एंड क्रिक 1953। इसीलिए इसको वैटसन क्रिक मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। 1953 अगर समय कंपेयर किया तो लगभग 100 साल का समय लगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रैंड्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये जो स्ट्रैंड्स हैं, धागे जो है जो एक में एक फंसे हुए हैं, ये स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये कैसे बने होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से बने रहते हैं। देखो बच्चों, डीएनए स्ट्रैंड से बना होता है, स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं आगे देखते हैं। द 2 स्ट्रैंड्स आर एंटवाइंड विथ मतलब आपस में एक दूसरे में इस तरह से फंसे होते हैं टू फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कंपेयर्ड विद द फ्लेक्सिबल कॉइल लैडर। सो ये स्ट्रक्चर को किस तरह से कंपेयर किया था, आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स में पेंटिंग करते हैं तो उसमें एक लंबी सीढ़ी नहीं लगाते। वो लोग क्या करते हैं, एक दो रस्सियों को आपस में जोड़कर उससे सीढ़ी बनाते हैं। तो वो सीढ़ी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अगर वो फ्लेक्सिबल सीढ़ी जैसे ये ऐसे लटक रही है, उसको अब ऐसा रोटेट कर दो तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो उसको कंपेयर किया था, इस मॉडल को कंपेयर किया गया था कॉइल फ्लेक्सिबल लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। नाउ
ये समझ आया आपको? ये न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। N मतलब नाइट्रोजन और बेस मतलब उसमें जो प्रेजेंट बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम लोग बेस बोलते हैं। सो नाइट्रोजन कौन से स्ट्रक्चर ऑफ बेस से बना हुआ है? तो उसमें एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 टाइप के बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इसको नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं। मतलब ये जो बेस होता है इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, इसलिए नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। नाउ ये जो एडेनाइन और ग्वानाइन है, ठीक है, इनकी पेयर है एडेनाइन ग्वानाइन। नाम आपको इससे याद रखना है, स्पेलिंग भी ऐसे याद रखना है। ये जो पहली पेयर है एडेनाइन ग्वानाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन, और इसको हम लोग बोलते हैं पायरिमिडिन, ठीक है। मतलब ये 4 क्या है? बेसिस है, डिफरेंट बेसिस है, 4 टाइप के। इसमें ये ग्रुप को प्यूरिन बोलते हैं और ये ग्रुप को पायरिमिडिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें याद रखना कि ये जो स्ट्रक्चर नाइट्रोजीनियस बेस जो है ना, वो ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये हम लोग बोल सकते हैं अटैच होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस से, ओके। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, मतलब ये जगह पे और ये जगह पे 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसका मतलब कुल हिसाब क्या हो गया? नाइट्रोजीनियस बेस आर कनेक्टेड विथ 2 शुगर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विथ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे प्रेजेंट शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो 2 है ये इनमें से हो गए, और इसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फोरस कंपाउंड भी इसमें, फॉस्फोरस एटम भी इसमें एडेड होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। इन द न्यूक्लियोटाइड देयर आर 4 बेसिस। देखो 4 बेसिस है अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में। इज कनेक्टेड विथ फॉस्फोरिक एसिड एंड पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैसे कनेक्टेड होते हैं? पेंटोस शुगर के साथ साथ वो नाइट्रोजीनियस बेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसमें रखना कि जो एडेनाइन और ग्वानाइन और साइटोसिन और थाइमिन है, तो एडेनाइन जो होता है ये हमेशा पेयर बनाता है थाइमिन के साथ, और ग्वानाइन जो बनाता है वो साइटोसिन के साथ। इस तरीके से एडेनाइन जो हमेशा पेयरिंग करेगा थाइमिन के साथ और ग्वानाइन साइटोसिन के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाला जगह पे, एक्चुअली यहाँ नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ साइटोसिन सी, तो साइटोसिन किसके साथ पेयर बनाएगा? ग्वानाइन के साथ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी। अगर मैं ये अल्टरनेट होता है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडेनाइन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं थाइमिन। इसी तरह से सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ होता है बच्चों। देखो ये सी, ये जी, साइटोसिन ग्वानाइन। नाउ ये फ्लिप हुआ तो ग्वानाइन साइटोसिन थाइमिन एनाइन, फिर ये अल्टरनेटली प्लेस कर देना इसको, ठीक है। अब जैसे ये जी और सी है तो यहाँ पे टी और ए आएगा, यहाँ पे अगेन जी और सी आएगा, यहाँ पे अब ये फिर टर्न हो गया, तो यहाँ पे सी और जी लिख दो, यहाँ ए और टी लिख दो, यहाँ सी और जी लिख दो, यहाँ ए और टी लिख दो, है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। आया ध्यान में आप लोगों को? तो ये कंप्लीट आप लोग को प्रिपरेशन करवाएगा आपके मॉलिक्यूल के ऊपर, और पूरा इसके ऊपर आप जीन, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसमें रखना कि ये जो अटैचमेंट्स हैं लगी हुई होती हैं, इसी में डिजायर्ड कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंजाइम बनते हैं। तो नेचुरली इन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ बनने वाला प्रोटीन ही सबको कंट्रोल करेगा, सारे फंक्शंस को। तो यही जीन होते हैं, ओके। मतलब डीएनए में जीन प्रेजेंट होते हैं। और याद रखना है जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके बाद जो नया इंडिविजुअल बनता है, तो दोनों पेरेंट्स से डीएनए स्ट्रक्चर कंबाइन होते हैं, और नया जो ऑफस्प्रिंग रहेगा, जो नया हम लोग बोलेगा इंडिविजुअल रहेगा, उसमें जो डीएनए काम करेगा वो दोनों पेरेंटल जनरेशन से आए हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को नेक्स्ट पीरियड में करनी है। आज आप लोग को ये सारा चीज़ लिखना है, होमवर्क में 3-3 बार लिखना है, और मेन आपको लर्न बाय हार्ट करना है, ठीक है बच्चों। सो नोट कर लो इसको।